हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल विषय में आज हम पढ़ेंगे भ्रंश फॉल्ट। अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण किसी भूखंड में तनाव और कभी कभी अत्यधिक संपीड़न होने पर शैलों का स्थानांतरण होने लगता है। पृथ्वी का जो अंतर्जात बल है उसके द्वारा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, तो किसी भूखंड में, किसी स्थलीय भाग में या चट्टानों में क्या होता है, तनाव, टेंशन होता है और कभी कभी संपीड़न भी होता है। उसके कारण जब इन चट्टानों में क्या होता है, स्थानांतरण होने लगता है। यदि तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो भूपटल पर केवल चटकने यानी क्रैक्स पड़ती हैं, किंतु यदि तनाव की क्रिया प्रबल होने पर शैलों के स्तरों में क्या हो जाता है, विभंग यानी फ्रैक्चर उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें चट्टानों का सामान्य स्थानांतरण भी हो सकता है। और यदि ये तनाव जो मूलक संचलन है अत्यधिक तीव्र होता है तो विभंग तल जो फॉल्ट प्लेन होती है उसके सहारे चट्टानों का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होता है। इसी को क्या कहते हैं, भ्रंश कहा जाता है। यानी चट्टानों में क्या हुआ, जब विभंग तल के सहारे बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। भ्रंश के अंग या संगठक विभंग तल या भ्रंश तल, फॉल्ट प्लेन। विभंग तल वह सतह होती है जिसके सहारे संचलन होने से चट्टानों का क्या होता है, स्थानांतरण। यानी वो ये सतह वो होती है जिसके सहारे चट्टानों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। भ्रंश तल लंबवत हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, झुका हुआ हो सकता है, वक्राकार हो सकता है या अन्य किसी प्रकार का हो सकता है। अगला है भ्रंश नति, फॉल्ट डीप। भ्रंश सतह तथा क्षैतिज तल के बीच के कोण को क्या कहते हैं, विभंग तल कहते हैं। भ्रंश की सतह यानी जहां पर फ्रैक्चर हुआ है और जो क्षैतिज तल है वहां जो उनके बीच कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, नति कहते हैं। उसके बाद आता है उत्क्षेपित खंड, अपथ्रोन साइड। भ्रंश सतह की दूसरी ओर के खंड की तुलना में जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं उसको क्या कहते हैं, उत्क्षेपित या ऊर्ध्वपात पार्श्व कहा जाता है। भ्रंश की जो सतह होती है उसका जो ऊंचा उठा हुआ भाग, अधक्षेपित खंड, डाउन थ्रोन साइड, इसे अवपात पार्श्व भी कहते हैं। ऊपर उठे हुए खंड की अपेक्षा जो निचला खंड होता है उसको क्या कहते हैं, अधक्षेपित खंड। शीर्ष भित्ति, भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति कहते हैं। पाद भित्ति, भ्रंश की निचली दीवार को पाद भित्ति कहते हैं। भ्रंश कगार, फॉल्ट स्क्रैप। भ्रंश निर्माण के फलस्वरूप स्थलीय सतह पर निर्मित सीधे ढाल वाले किनारे को क्या कहते हैं, भ्रंश कगार कहते हैं। अधिक खड़े ढाल के कारण कगार कभी कभी क्लिफ के समान भी दिखाई देते हैं। उसके बाद भ्रंश के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉल्ट। भ्रंश निर्माणकारी बलों की दिशा तथा मात्रा में पर्याप्त विषमता तथा विविधता मिलती है जिसके आधार पर नॉर्मल फॉल्ट्स। चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य भ्रंश कहते हैं। ये दोनों खंड जब विपरीत दिशाओं में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में शीर्ष भित्ति अधक्षेपित खंड की ओर होती है, अर्थात ये भ्रंश तल के नीचे की ओर सरक जाती है। भ्रंश तल खड़े ढाल वाले होते हैं। सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित खड़े ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहते हैं।
अगला है व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट। जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश में चट्टान का खंड दूसरे पर क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम या थ्रस्ट कहा जाता है। इस आधार पर व्युत्क्रम भ्रंश को उत्क्रम भ्रंश या क्षेपित भ्रंश भी कहा जाता है। इस तरह के भ्रंश में शीर्ष भित्ति भ्रंश तल के ऊपर चढ़ जाती है, अर्थात शीर्ष भित्ति ऊपरी खंड के साथ ऊपर की ओर होती है। इस प्रकार से ये व्युत्क्रम भ्रंश है। जब बल के कारण दोनों खंड एक दूसरे के क्या होते हैं? आमने सामने खिसकते हैं तो व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है। व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा होता है, अतः इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। जब संपीड़न अधिक होता है तो भ्रंश का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। इस तरह के भ्रंश को अधिक्षिप्त भ्रंश भी कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है पार्श्वीय या नतिलंबी सर्पण भ्रंश। क्या होता है ये? क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे क्या कहते हैं? पार्श्वीय भ्रंश। यानी ये खंड जो होते हैं विपरीत दिशा में जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं? गति करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर क्या नहीं होते? चढ़ते नहीं है। इस तरह के भ्रंश में कगारों की रचना भी या तो होती नहीं, यदि होती भी है तो बहुत कम ऊंची होती है। और अगला है सोपानी भ्रंश। जब किसी भूभाग में कई वृषण का इस तरह से निर्माण होता है कि सभी जो भ्रंश तल हैं, फॉल्ट प्लेन हैं, के ढाल जो हैं एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी या क्या कहते हैं? सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। यानी जो भ्रंश तल हैं वो सारे क्या हों? एक ही दिशा में। इस प्रकार से तो उनको क्या कहते हैं? सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि भ्रंश द्वारा अधक्षेपित खंड का अधोगमन एक ही दिशा में हो। यानी जो नीचे का खंड है वो उसका अधोगमन यानी वो एक ही दिशा में होना चाहिए। तो ये थे भ्रंश के प्रकार। अब आता है भ्रंश के द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भ्रंश की क्रिया द्वारा स्थल खंड का कुछ भाग क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे चला जाता है। इस कारण कई तरह के स्थल रूपों का निर्माण होता है। इनमें होस्ट पर्वत, ग्राबेन या जिसे हम द्रोणिका कहते हैं और रिप्ट घाटी महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले देखते हैं रिप्ट घाटी क्या होती है। भ्रंश की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिप्ट घाटी या जिसको हम दरार घाटी भी कहते हैं एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह होते हैं कि उनके नीचे का बीच का भाग क्या हो जाए? नीचे धंस जाए और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? रिप्ट घाटी या ग्रावेन कहते हैं। यानी जो सामान्य भ्रंश होता है दोनों खंड एक दूसरे से काफी क्या हो जाएं? दूर चले जाएं और उनके बीच का भाग क्या हो जाए? नीचे धंस जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? रिप्ट घाटी। ग्रावेन तथा रिप्ट घाटी में अंतर नहीं होता। अलग अलग भागों में इसे कहीं पर रिप्ट बोलते हैं, कहीं पर क्या बोलते हैं? ग्रावेन के नाम से संबोधित किया जाता है। रिप्ट घाटी का निर्माण उस समय भी होता है जबकि बीच का भाग तो क्या रहे? स्थिर रहे और अगल बगल वाले भाग ऊपर उठ जाएं। सामान्य रूप से रिप्ट घाटी लंबी, संकरी और अत्यधिक गहरी होती है। उदाहरण के लिए जो राइन नदी की रिप्ट घाटी है एक प्रमुख रिप्ट घाटी है राइन नदी। इसके
एक तरफ बासजेस तथा हॉर्ज पर्वत और दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट तथा ओडेनवाल्ड पर्वतों का विस्तार है। और ये जो पर्वत हैं या होस्ट या ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। संसार की जो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है वो जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर बेसिन से होती हुई जेम्बिजी नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। होस्ट पर्वत क्या होते हैं? इनका निर्माण कई रूपों में होता है। जब दो सामान्य दरारों के बीच का भाग क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, तो इससे ब्लॉक या होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। इस प्रकार से बीच का भाग क्या हो गया, ऊपर उठ गया और अगल बगल के भाग क्या रहे, स्थिर रहे, तो किसका निर्माण होता है? होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। एक दूसरा, जब दरार या भ्रंश के निर्माण के समय मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के स्थलखंड क्या हो जाएं, नीचे की ओर खिसक जाए और जो मध्यवर्ती भाग है अपनी जगह पर स्थिर रहे, तो भी क्या होता है? होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये जो बगल के भाग हैं इनका क्या हो गया? अवतलन, यानी ये तो क्या हो गए, नीचे की ओर खिसक गए और बीच का भाग क्या रह गया? स्थिर रह गया। तो इसको भी क्या कहते हैं? होस्ट पर्वत। और तीसरी स्थिति क्या होती है? जब धरातल के किसी भाग में दो समानांतर दरारों के बीच का भाग नीचे की ओर खिसक जाए और किनारे वाले भाग ऊपर उठे हुए दिखाई दे, तो धसा हुआ जो भाग है रिफ्ट घाटी तथा उठे हुए भाग क्या कहलाते हैं? ब्लॉक या होस्ट पर्वत कहलाते हैं। इस प्रकार से ये बीच का भाग क्या हो गया? अवतलित हो गया, यानी नीचे धस गया, और जो किनारे के या जो साइड के भाग हैं ये ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बीच का भाग है ये तो क्या कहलाएगा? रिफ्ट घाटी, और जो बगल के खड़े हुए भाग है ये क्या कहलाते हैं? ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत कहलाते हैं।